पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को प्रदान किया जाएगा भारत रत्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को रेवाड़ी में बन रहे देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का करेंगे शिलान्यास, साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का भी करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने पंचकुला में परिवार पहचान पत्र को लेकर आयोजित वर्कशॉप को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, पीपीपी के माध्यम से पात्र लोगों को घर बैठे ही मिल रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने चंडीगढ़ में आगामी लोकसभा आम चुनावों की तैयारियों के संबंध में की अहम बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह व हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विशिष्ट विद्वान और राजनेता पीवी नरसिम्हा राव गुरु ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से देश सेवा की। उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने और देश की समृद्धि तथा आर्थिक वृद्धि की ठोस बुनियाद रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के अधिकार और कल्याण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने आपातकाल के विरुद्ध सराहनीय कार्य किया। प्रधानमंत्री ने एम.एस. स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। पीएम ने कहा कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने कृषि और किसानों के कल्याण में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने चुनौतीपूर्ण दौर में कृषि क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने और भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के लिए असाधारण प्रयास किए। डॉक्टर स्वामीनाथन के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत की कृषि का कायाकल्प किया और राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित की। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह व डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद सभी केंद्रीय मंत्रियों व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये केंद्र सरकार का सराहनीय निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी के माजरा भालखी में बन रहे देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का 16 फरवरी को शिलान्यास करेंगे। जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कल एम्स की साइट का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त राहुल हुड्डा सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एम्स के शिलान्यास के साथ अन्य कई विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। रेवाड़ी में एम्स खुलने से यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और रोजगार के भी अनेक अवसर सृजित होंगे। मांग थी वो 16 तारीख को पूरी होने जा रही है, तो मैं हल्के की और इस प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके प्रयासों से ये तारीख मिली है और एम्स के आने से यहाँ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं तो मिलेंगी, उसके साथ साथ इस इलाके को रोजगार भी मुहैया होगा और बच्चों को जो हमारी मेडिकल संबंधित, चाहे एमबीबीएस करना हो, चाहे आपको बीएससी नर्सिंग हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, ये जितने भी अलाइड कोर्स हैं वो सब यहाँ मिलेंगे। तो ये बहुत ही इलाके के लिए खुशी की बात है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत विकसित हरियाणा शिलान्यास समारोह को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में स्थानीय लोगों के साथ इस कार्यक्रम से वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। शिलान्यास होगा उस दिन पूरे प्रदेश के अंदर, हमारे जितने भी विधानसभा है उनके अंदर विधायक अपने अपने 2-3 हजार आदमियों को वहाँ बिठा के एलईडी लगा कर सब वो माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनेंगे और इसी तरह और
सब लोग वहाँ इकट्ठे होकर सुनेंगे, और जो आसपास के जो हमारे 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, गुड़गांव और महेंद्रगढ़ भिवानी, वहाँ के लोग यहाँ आके माननीय प्रधानमंत्री जी के वचन सुनेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल पंचकूला में परिवार पहचान पत्र को लेकर आयोजित एक वर्कशॉप को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पात्र लोगों को सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ देने के लिए शुरू की गई परिवार पहचान पत्र परियोजना के आज सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के डाटा का विश्लेषण करने के बाद हम एक बेहतरीन परियोजना दुनिया के सामने रख सकेंगे। दुनिया भर में परिवार पहचान पत्र जैसी व्यवस्था कहीं भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा की इस अनूठी परियोजना का अध्ययन करने के लिए कहा है, जिसके बाद कई राज्यों ने अपनी टीम हरियाणा में भेजी है। हम कहीं भी ना किसी प्रदेश में है ना किसी देश में है। अपने देश के लोगों को भी जब जानकारी हमने विभिन्न प्रांतों को दी तो उन सब का आकर्षण बढ़ा और हरियाणा का पीपीपी सिस्टम को अध्ययन करने के लिए इवन प्रधानमंत्री जी ने भी सभी जो प्रदेश के जो लोग हैं यानी मुख्यमंत्री खास करके उनको कहा कि इस विषय को अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने बहुत सी टीमें भी अपने यहाँ भेजी और एक अच्छा कार्यक्रम अपने यहाँ अब शुरू हो चुका है, लागू हो चुका है। जो इसके रिजल्ट्स हैं अपने आप में मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% सही हो गए हैं, लेकिन बड़ी इसको कहना चाहिए एक परसेंटेज में अच्छे रिजल्ट्स से आ रहे हैं। जो सेल्फ डिक्लेयर डाटा है, क्योंकि हमने परिवारों से या उनके मुखिया से उनसे जो डाटा लिया वो सेल्फ डिक्लेयर्ड काफ़ी मात्रा में होता है। कुछ ऐसा है जो हमारे पास पहले से डाटा होता तो उसका हमने जो सहारा लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के आने से पहले अपात्र लोग भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा लेते थे और पात्र लोग वंचित रह जाते थे, लेकिन आज सरकार के पास परिवार की सही जानकारी होने से पात्र लोगों को सभी योजनाओं का लाभ घर बैठे ही मिल रहा है। प्रदेश के प्रत्येक परिवार को खुशहाल बनाने में परिवार पहचान पत्र परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। यानी आर्थिक दृष्टि से कमजोर न रहे तो उसका इनकम का भी साधन बढ़े, रोजगार उसको मिले। तो परिवार पहचान पत्र को ऐसे सब विषयों के साथ हम जोड़ते हैं, चाहे हमारा नौकरियों का HRMS का विषय है अथवा HKRN का विषय है अथवा उद्योग का विषय है अथवा फार्मर्स हैं उनकी भी कितनी ज़मीन है, कितनी उनकी इनकम है, ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट करके जब पूरे 2 करोड़ 80 लाख लोगों का हम डाटा यानी एक एनालाइज करने में हमारा सिस्टम सक्षम हो जाएगा, तब एक अच्छा जिसको कहना चाहिए एक प्रोजेक्ट ये देश और दुनिया के सामने हम रख सकेंगे। समाज का कोई भी व्यक्ति जो पात्र है, जो पीड़ित है, जो गरीब है, जो अभावग्रस्त है, उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि परियोजना की सफलता के लिए लोगों से मिलने वाले बेहतरीन सुझावों को भी शामिल करने की दिशा में भी कार्य करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कल चंडीगढ़ में लोकसभा आम चुनावों की तैयारियों के संबंध में अहम बैठक की। बैठक में नामांकन प्रक्रिया, चुनाव चिन्ह आवंटन तथा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में आयोग द्वारा जारी हिदायतों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनावों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 25,000 रुपये होगी। अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ये राशि 12,500 रुपये होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट नगद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया पर निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि, स्थान, समय, नामांकन पत्रों की जांच, पत्र वापसी लेने की तिथि इत्यादि जानकारी सार्वजनिक करेंगे और सरकारी कार्यालयों में नोटिस भी चस्पा करेंगे। साथ ही ये भी जानकारी दी जाए कि RO के स्थान पर कौन ARO नामांकन पत्र स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाए और सभी दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से रखा जाए। पलवल से आज विधायक दीपक मंगला ने अयोध्या धाम के लिए हरियाणा रोडवेज बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन जगदीश नायर, विधायक प्रवीण डागर, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने के लिए पलवल बस डिपो से रोडवेज बस की सेवा शुरू कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने पलवल जिले के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। अब यहाँ के लोग अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन आसानी से कर सकेंगे। डेली सुबह 6:30 बजे बस लग जाएगी, 7 बजे रवानगी हो जाएगी। एक बहुत बड़ी सुविधा हमारे क्षेत्र को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने दी है। पलवल से ये बस डेली श्रद्धालुओं को लेकर के जाएगी। सुबह चल के रात को वहां 10 बजे बस पहुंच जाएगी। अगले दिन सुबह की फिर वो उस बस की वापसी होगी और एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। और आप देख रहे हैं किस तरीके का उत्साह राम भक्तों में, श्रद्धालुओं में है। मैं इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, अपने प्रदेश के परिवहन मंत्री आदरणीय पंडित मूलचंद शर्मा जी का, क्षेत्र की तरफ से, पलवल जिले की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हरियाणा रोडवेज पलवल के जीएम नवदीप सिंह ने कहा कि बस प्रतिदिन शाम 7 बजे पलवल बस स्टैंड से अयोध्या के लिए रवाना होकर अगले दिन सुबह 10:30 बजे अयोध्या पहुंचेगी। पलवल से अयोध्या के लिए किराया 925 रुपये तय किया गया है और श्रद्धालु टिकट की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। 7 बजे करीब रखेंगे, सुबह 7 बजे स्टार्ट हुई बस। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका किराया जो हमने 950 रुपये रखा है और ये पलवल डिपो की ओर से एक ऐसी सुविधा है कि इतनी लंबी जो रोटेशन है जो हमारी अभी तक पलवल डिपो में नहीं है, 1300 किलोमीटर का इसका आना जाना है। पलवल के लोगों ने कहा कि अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू करना सरकार का अच्छा कदम है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद हमारी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मनोकामना पूर्ण हुई है। सीनियर सिटीजन होते थे या और कोई भी जाना चाहता था, उनके लिए रिजर्वेशन कराना पड़ता था, तब जाके कई महीनों में रिजर्वेशन मिला करती थी। और अब ये है कि यहाँ से जो होगी अयोध्या धाम के लिए ये बहुत बढ़िया सुविधा दी गई है सरकार की तरफ से। रामलला मंदिर जो बनने की खुशी सारी जनता में हुई है, उतनी ही खुशी इस बस को चलने में यहाँ से है। ये राम भक्तों में एक खुशी का माहौल है हमारे पलवल जिले में। ये हमारे देखिए जो तोहफा दिया है हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि हम लोगों को भी अभी सुविधा मिल गई है पलवल को कि हम डायरेक्ट अयोध्या पलवल से जा सकते हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी, तो हमारी माता बहनें बुजुर्ग सब लोग बहुत खुश हैं। सर शुरू होने जा रही है, वो एक खुशी का पर्व है, एक त्योहार के रूप में हम इसको देख रहे हैं। और हमारे पलवल के जो निवासी हैं वो सीधा पलवल बस स्टैंड से बैठकर अयोध्या के लिए जा सकेंगे। बहुत सुगम रास्ता होने वाला है, जिसके लिए मैं रोडवेज को, हरियाणा रोडवेज को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल पलवल से की है कि जो सीधा अयोध्या जाए। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से बहादुरगढ़ सहित देश भर में 41 नशा मुक्ति उपचार सुविधा केंद्रों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 स्थित पॉलिटेक्निक में भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल जांगड़ा, पूर्व विधायक नरेश कौशिक व मंत्रालय की स्टेट कोऑर्डिनेटर डिंपल यादव की उपस्थिति में हरियाणा के पहले नशा मुक्ति उपचार सुविधा केंद्र की विधिवत शुरुआत हुई। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत देश भर में नशा मुक्ति उपचार सुविधा केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य नशीली दवाओं के आदी हो चुके लोगों को नशा छुड़ाने और युवा पीढ़ी को इस बीमारी से दूर रखने के लिए समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। इस नशा मुक्ति उपचार केंद्र में हर प्रकार के नशे को छुड़ाने के लिए एम्स के विशेषज्ञों के माध्यम से इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार नशे को जड़ से खत्म करने के लिए कार्य कर रही है। साथ ही ये उपचार केंद्र समाज से नशे को समाप्त करने में मील का पत्थर साबित होंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी से आज पार्टी द्वारा चलाए जा रहे गांव चलो अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को इस अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर ग्रामीणों को सरकार के पिछले 10 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों से अवगत कराएंगे। हर देशवासी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से देश का सिरमौर बनते देखना चाहते हैं। पीएम के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। केंद्र व हरियाणा सरकार ने जनहित की अनेक नीतियां बनाकर सभी वर्गों का समान रूप से विकास करवाया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। गांव चलो अभियान की शुरुआत हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय का निर्देश हुआ है।
पर हर एक कार्यकर्ता हर एक बूथ पर जा कर के जो पार्टी का निर्देश अनुसार काम करेगा। जो चुनाव का बिगुल वजह है लोकसभा का और पूरे देश में 400 पार का जो नारा है, लोहारू क्षेत्र भिवानी जिला भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट इसमें पहले नंबर पर रहेगा। जो पार्टी का निर्देश है उसका पालन करेंगे। कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज है, पूरे हौसले में है और केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने जो नीतियां बना करके काम किया है, जो कमज़ोर तबके को नौकरी दी है, किसानों को फसल बीमा योजना दी है, किसानों को नहरी पानी दिया है, बिजली की व्यवस्था की है, इससे सारा इलाका खुश है और इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव का वक्त आए और फिर अगले एक बार फिर मौका मोदी जी को दें, देश के प्रधानमंत्री बनाएं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इस बार राज्य स्तरीय पशु मेला महेंद्रगढ़ में 24 से 26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में किसान व पशुपालक भाग लेंगे। मैं 24, 25, 26 फरवरी को लगाएंगे। लाखों किसान पशुपालक इसमें भाग लेंगे। मुख्यमंत्री जी आएंगे, गवर्नर आएंगे, केंद्रीय मंत्री आएंगे और हरियाणा के जो अच्छे पशुपालक हैं वो अपने पशु लेके आएंगे और उनको देख करके आम पशुपालक भी प्रोत्साहित होंगे। वो भी सोचेंगे कि भाई हम भी ऐसा पशुपालन कर सकें, अपने आमदनी बढ़ा सकें। और इस मेले में हम किसानों के खाने की, पीने की, ठहरने की, मनोरंजन की सभी व्यवस्थाएं करते हैं, इनाम देते हैं, लाखों के इनाम अच्छे पशुओं को देते हैं और पशुपालक इस मेले का इंतजार करते हैं। सही मौसम होगा और मैं सब हरियाणा वासियों से प्रार्थना करता हूं कि अच्छे अच्छे पशुओं को लेकर इस मेले में भाग लें। लिंग अनुपात को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से महेंद्रगढ़ की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने आज नारनौल में मेरी प्यारी लाडो अभियान की शुरुआत की। पंचायत भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न एनजीओ, सामाजिक संगठनों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ये अभियान 14 फरवरी तक चलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि मेरी प्यारी लाडो अभियान के तहत सरकार और समाज मिलकर उस सोच के खिलाफ जंग लड़ेंगे जो बेटियों को बेटों से कम आंकती हैं। हम सबको मिलकर समाज की सोच में बदलाव लाना है। उपायुक्त ने कहा कि अभियान के तहत जिला के सभी लोग अपनी बेटियों के साथ खुशी के पल प्रशासन द्वारा जारी किए गए गूगल फॉर्म के लिंक पर 14 फरवरी तक शेयर करेंगे। इसके लिए बेटियों के साथ अपना फोटो या वीडियो साझा करेंगे। इसमें टॉप 20 एंट्रीज को सम्मानित किया जाएगा। लोग #मेरी प्यारी लाडो खुशियों के पल का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पर भी अपनी बेटी के साथ फोटो शेयर करें। एक हमने नई कैंपेन आज चालू की है, मेरी प्यारी लाडो, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो माता पिता अपनी बच्चियों को प्यार करते हैं, उनके खुशी के पल जो उनकी बेटियों के साथ है वो पूरे ज़िले में फैले और हम सब मिल के खुशी मनाएं बेटी की। तो मैंने सबसे यही अनुरोध किया है कि वो अपनी बेटियों के साथ खुशी के पल, भले ही वो उनके किसी भी पल के हो सकते हैं, बेटी के जन्म के हो सकते हैं, उसके बर्थडे के हो सकते हैं, उसके स्कूल के किसी दिवस के, किसी कॉम्पिटिशन के हो सकते हैं, कॉलेज के हो सकते हैं, उसकी शादी के भी हो सकते हैं, या किसी भी ऐसे दिन का जो उनके लिए विशेष है, वो ऐसे पल हमारे साथ साझा कर सकते हैं एक फ़ोटो के माध्यम से या एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। ऐसे जो अच्छे वीडियोस होंगे, जो फोटोज़ जो चुनिंदा होंगे, उनके साथ हम उन्हें सम्मानित भी करेगा जिला प्रशासन। ऐसे एनजीओज़ जो इस बैनर तले काम करेंगे, ये मैसेज आगे पहुँचाएंगे, उम्दा काम करेंगे, उनको भी हम सम्मानित करेंगे, ताकि समाज में पूरा मैसेज, मैं चाहती हूँ कि 15 फरवरी तक ये हम अभियान चला रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं मेरी प्यारी लाडो। तो ये पूरा हफ्ता आज से लेकर 15 तारीख तक पूरा जिला बेटियों की खुशी मनाए और अपने बेटियों के साथ खुशी के पल याद करे। गौरतलब है कि जनवरी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों में चरखी दादरी जिला पहले जबकि महेंद्रगढ़ जिला अंतिम पायदान पर है। इसलिए जिले का लिंग अनुपात बेहतर करने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया। इस मौके परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। इस खेल महोत्सव में 6000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री व परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप गांव में रहने वाले खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देने के लिए सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की गई थी और उसके तहत फरीदाबाद में तीसरा सांसद खेल महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा के खिलाड़ी देश और दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए खेल भावना से खेलने की प्रेरणा दी। देश के दूर दराजों में
गांवों में, छोटी बस्तियों में, ढानियों में, छोटे कस्बों में जो हमारा भविष्य रहता है, बच्चे रहते हैं, उनको भी खेलने का मौका मिले और दुनिया में भारत का तिरंगा फहराने का गौरव उनको हासिल हो। इस सोच के साथ जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जिनको कभी मौका नहीं मिलता खेलों में आगे बढ़ने का, उन छुपी हुई प्रतिभाओं को सांसद खेल महोत्सव के द्वारा उनको सामने लाना है, उनको खेलों में आगे बढ़ाना है, भारत का पूरी दुनिया में खेलों में गौरव बढ़ाना है। अपने लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का धन्यवाद करूंगा और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सांसद खेल महोत्सव की जो शुरुआत की है और जो मंत्री जी ने विस्तार से बताया कि आने वाले समय खेत में, खलिहान में, ढानियों में जो बच्चे रहते हैं, ग्रामीण आचरण है, उनको मौका मिलेगा और हरियाणा तो गोल्ड की खजाना है और इसकी शुरुआत से आने वाले बच्चों को अपने लोकसभा में लाभ मिलेगा। खिलाड़ियों ने बताया कि ये खेल महोत्सव उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऐसे आयोजन से उन्हें प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलता है। वह केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। किया जाता है और इससे हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें बहुत प्रोत्साहित होते हैं और एक बहुत मन लगा के अच्छे से एक साल तक तैयारी करते हैं कि वो आगे भविष्य में कुछ करें, देश का नाम रोशन करें। सभी खिलाड़ियों को एक अलग प्लेटफॉर्म मिलता है, नए नए गेम्स होते हैं इसमें काफ़ी गेम्स हैं। 60,000 से ज़्यादा एंट्रीज हुई हैं, बच्चों ने अपने प्रतियोगिता में भाग लिया है, जिससे उन्हें जीत के बाद अच्छे गिफ्ट भी मिलते हैं और नया प्लेटफॉर्म मिलता है। और जिसके लिए मैं श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को और श्री हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। गुजरात के अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच 4 से 6 फरवरी के बीच हुई दिव्यांग क्रिकेट T20 सीरीज को भारत ने 3-2 से जीत लिया है। भिवानी निवासी फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने बताया कि अहमदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में दिव्यांग खिलाड़ियों ने इंग्लैंड को हराकर इतिहास रचने का काम किया है। दिव्यांग खिलाड़ियों ने ये दूसरा इतिहास बनाया है। इससे पहले भी उन्होंने 2019 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था। लोहिया ने कहा कि 2014 में दिव्यांग खिलाड़ियों की टीम खड़ी की थी और आज वो वर्ल्ड में दिव्यांग क्रिकेट को पहचान दे रही है। हुई है 3-2 से जीती है, इसके लिए मैं पूरी दोनों टीमों को बधाई देता हूं, ख़ास तौर से भारत की टीम को जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से खेल दिखाते हुए ये टूर्नामेंट जीता है। मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। इंग्लैंड जैसी टीम को अपने देश में हराना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे खिलाड़ी 40% से ऊपर दिव्यांग थे और उनके खिलाड़ी कई 10% तक के थे। तो फिर भी हमारे खिलाड़ियों का जोश हौसला देखते हुए और जो BCCI ने जो काम किया है, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं जय शाह को। वहीं भारतीय टीम के कप्तान विक्रांत कैनी और सर्वश्रेष्ठ भारतीय बॉलर सनी गोयत ने कहा कि उन्होंने इंग्लैंड को हराकर सीरीज अपने नाम की है। उन्हें खुशी है कि BCCI दिव्यांग खिलाड़ियों को पूरा सपोर्ट कर रही है और बहुत अच्छा लगा सीरीज खेल के। इंग्लैंड टीम भी अच्छी खेली, इंडिया टीम भी अच्छी खेली और मैं टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर रहा हूँ। जो प्राइज़ मिला है 25,000 रुपये और सारी टीम अच्छी खेली है। बहुत अच्छा मुकाबला रहा, इंग्लैंड टीम बहुत अच्छी थी और अपनी इंडिया ने 3-2 से मैच सीरीज जीत ली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लड़के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करना चाहिए। जो होना चाहिए था थोड़ा सा हुआ नहीं, किधर न किधर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और इम्प्रूवमेंट अगले टूर्नामेंट अच्छा करके आएंगे तो इंडिया 5-0 से भी जीत सकती है। बहुत अच्छा जो BCCI की कमेटी मेंबर रवि चौहान सर ने बहुत सपोर्ट किया है। वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने बताया कि भारत में खेलकर बहुत अच्छा लगा। हार जीत अलग होती है, लेकिन उन्होंने सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया। Series and to come back and put on a display like that in the world's biggest stadium, it's a fantastic opportunity for us, and I think it's sort of the best performance we've put together in the series, but probably since I've been playing PD cricket for England.
we set up the score well. We were left wickets in hand for the lower order to really take control. केंद्र की मौजूदा सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र संसद में पेश किया है जो 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार के दौरान का है। उन 10 सालों में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था को लेकर जो फैसले किए गए उन सभी का लेखा जोखा इस श्वेत पत्र में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे सदन के पटल पर रखा है। श्वेत पत्र पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी और वित्तीय स्थिति खराब थी। इसमें कहा गया कि आर्थिक कुप्रबंधन और वित्तीय अनुशासनहीनता के साथ साथ व्यापक भ्रष्टाचार के कारण संकट पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि अब अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई है और सुधार तथा विकास के पथ पर है। पिछले 10 सालों में यूपीए सरकार द्वारा छोड़ी गई चुनौतियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया गया है। That if the intent of the government is sincere, if नियत और नियम दोनों सही है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आपके नियत साफ नहीं है और आपके कार्रवाई भी साफ नहीं है, देश को इतना गंभीर अवस्था में छोड़कर आप चले गए, उसको सही करने में 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का उनके डेडिकेशन के वजह से आज देश उभर कर आ रही है, पूरे दुनिया में सम्मान हो रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप योजना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को मंजूरी प्रदान की। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता में बताया कि अगले 4 वर्षों में इस योजना के लिए कुल 6,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। 3,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक वित्त से मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित करने के लिए दूरसंचार विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके माध्यम से दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम सौंपा जाएगा। ये प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना ये एक सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की सब स्कीम के रूप में इसको मंजूरी मिली है। इस योजना में 6,000 करोड़ रुपए का प्रस्तावना है, जिनमें 3,000 करोड़ केंद्र का होगा तो 3,000 करोड़ के लगभग लाभार्थियों की ओर से आएगा। देश में टेलीकॉम सेवाओं के लिए पारदर्शी तरीके से स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट द्वारा 15 सितंबर 2021 को ही ये निर्णय लिया गया था कि हर वर्ष यानी कि हर वित्तीय वर्ष में स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा और तदनुसार वर्ष 2022-23 में ऑक्शन किए गए स्पेक्ट्रम में जो बचा रह गया था, ऐसे स्पेक्ट्रम जिसका असाइंड अवधि 2024 हो रही है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने रेल मंत्रालय की 6 परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। इनकी कुल अनुमानित लागत 12,343 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में CCEA की बैठक में यह निर्णय लिया गया। ये 6 परियोजनाएं 6 राज्यों के 18 जिलों में हैं। इनमें राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नागालैंड शामिल हैं। सरकार ने कहा कि इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क 1020 किलोमीटर बढ़ जाएगा। इससे 3 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित होंगे। फरीदाबाद में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश और विदेशों की सांझी सांस्कृतिक विरासत मेले की रौनक को 4 चांद लगा रही है। मेले के 8वें दिन मुख्य चौपाल व छोटी चौपाल पर विदेशी कलाकारों के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियों से पर्यटकों का दिन भर मनोरंजन किया। हरियाणा के हास्य कलाकार मास्टर महेंद्र ने अपना हास्य रचनाओं से हरियाणा की हाजिर जवाबी तथा मौज मस्ती की प्रस्तुतियों से दर्शकों को खूब हंसाया। मेले में गुजरात के कलाकारों का ताली रास नृत्य भी शामिल रहा, जो नवरात्र के अवसर पर महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
असम के कलाकारों ने प्रसिद्ध बिहू नृत्य की शानदार प्रस्तुति पर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। इथोपिया के कलाकारों ने भी अपने लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुति देकर धमाल मचाया। बोत्सवाना गणराज्य के कलाकारों ने अपने लोक नृत्य फटीसी आदि के माध्यम से अपनी समृद्ध संस्कृति की झलक बिखेरी। तजाकिस्तान के लोगों ने वाद्य यंत्रों की सुरीली धुनों के साथ साथ लोक संगीतों की भी शानदार प्रस्तुतियां दी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।